इस कहानी में दो सीरियल किलर हैं जो कि क्लेम करते हैं कि उन 10 फीमेल्स को बेरहमी से मैंने मारा। तो आइए देखते हैं कि असली सीरियल किलर कौन है। तो कहानी शुरू होती है ऑफिसर चॉय और सीरियल किलर से, जहां ऑफिसर चॉय सीरियल किलर को दबोचने की कोशिश में था, पर सीरियल किलर काफी फुर्तीला था। पर जैसे तैसे चॉय किलर को पकड़ लेता है, लेकिन चॉय को जख्मी करके और परमानेंट चेहरे पे जख्म देके किलर अंधेरे में गुम हो जाता है। पर उससे पहले चॉय ने किलर के कंधे पर शूट कर दिया था। बात करें सीरियल किलर की, तो इन 4 सालों में इसने 10 फीमेल्स को अपना शिकार बनाया, लेकिन 1990 के बाद इसने किसी को नहीं मारा। पर 92 में जियोंग नाम की फीमेल मिसिंग थी। हालांकि बाकियों की डेड बॉडी तो मिल चुकी थी, पर जियोंग की डेड बॉडी नहीं मिली। सबका यही मानना था कि जियोंग को इसी सीरियल किलर ने मारा, क्योंकि जियोंग के बाद सीरियल किलर एक तरह से रिटायर हो गया था। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है 2005 से, जहां स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन के कारण सीरियल किलर का केस एक्सपायर होने वाला था, और अगर कोई केस 15 साल में सॉल्व नहीं होता तो उसे परमानेंट क्लोज कर दिया जाता है। केस एक्सपायर होने से ऑफिसर चॉय काफी गुस्से में था। वो इंटरव्यू में सीरियल किलर को कहता है कि मेरे लिए जिंदा रहना, क्योंकि मैं तुझे अपने हाथ से मारूंगा। इंटरव्यू खत्म होने के बाद ह्यून नाम का लड़का चॉय को कॉल करता है, जिससे हम जान पाते हैं कि जब ह्यून काफी छोटा था तो सीरियल किलर ने इसकी मां को मार दिया था। पर चॉय ने बड़ा भाई बनके ह्यून को जिंदगी दी और एक कामयाब बॉक्सर बनाया, ताकि हेवन से ह्यून की मां उसे देख के खुश हो जाए। पर केस एक्सपायर होने के कारण ह्यून की उम्मीदें टूट चुकी थी। वो सुसाइड करना चाहता है। चॉय उसे रोकने की कोशिश करता है, पर चॉय के सामने ही ह्यून छत से कूद जाता है, जो कि सीधा बस के अंदर गिरता है। अब ह्यून के मर जाने से चॉय काफी दुखी था, क्योंकि चॉय उसे छोटा भाई मानता था। अब कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है, जहां एक दिन चॉय को उसके ऑफिसर की कॉल आती है, जो कि चॉय को न्यूज़ देखने को कहता है कि सीरियल किलर टीवी पर है। चॉय टीवी में देखता है कि किलर ने अपने सारे क्राइम एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन जनता उसे सेलिब्रिटी के रूप में देख रही थी। अब सीरियल किलर का नाम है ली डोश्यूक, जो कि क्लेम करता है कि उन 10 फीमेल्स को मैंने मारा। और ली ने अपनी जिंदगी पर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसका नाम है आई एम द मर्डरर। ली मीडिया के सामने अपने विक्टिम्स के फैमिली मेंबर से माफी मांगता है, जहां विक्टिम के फादर डॉक्टर जैंग ली को थप्पड़ मार के जाने को कहते हैं कि दोबारा मेरे सामने मत आना। जिसके बाद ली ऑफिसर चॉय से माफी मांगता है कि मुझे माफ करना मेरे दोस्त। पर मीडिया मानने को तैयार नहीं था कि ली ही असली किलर है, इसलिए कंधे पर लगे गोली के निशान को दिखा के ली अपने किलर होने का दावा करता है। अब ली दिखने में काफी हैंडसम था, इसलिए ज्यादातर लोग ली को सेलिब्रिटी समझ के प्यार दे रहे थे, जिसमें खासकर लड़कियां थी। इसलिए पूरे देश में ली एक सेलिब्रिटी बन चुका था। उसने देखते ही देखते अपनी ऑटोबायोग्राफी से $21 मिलियन की कमाई कर ली। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अगर ली ने अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लिया तो पुलिस ने इसे अरेस्ट क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सीरियल किलर का केस एक्सपायर हो चुका है, और पुलिस का मानना था कि ली ने ये सब पैसे कमाने के लिए किया। ली जाके ऑफिसर चॉय को मिलता है, जहां चॉय ली पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, जबकि ली उससे माफी मांगने आया था। अब इसके बाद हम 5 लोगों की टीम को देखते हैं, जिसमें मैडम जीसू, कैंग, जियोंग, स्यूक और स्यूक के पिता ओपी ली को मारना चाहते हैं, क्योंकि इनके फैमिली मेंबर्स को ली ने मार दिया था। इसलिए 5 प्लान बनाते हैं, जहां ओपी सबको कहता है कि मैं होटल का स्टाफ बन के पूल में स्नेक छोड़ दूंगा, और जब ली नहाने जाएगा तो स्नेक बाइट के कारण उसे हॉस्पिटल भेजा जाएगा। लेकिन उससे पहले ली को लेने एम्बुलेंस आएगी, पर उससे पहले हम लोग अपनी एम्बुलेंस में ली को ले जाएंगे। प्लानिंग के हिसाब से ये लोग ली को ले जाने वाले थे, पर तभी असली एम्बुलेंस आके सबको एक्सपोज कर देती है। पर जैसे तैसे तीनों ली को लेके भाग जाते हैं, और जब चॉय को इसका पता चला तो चॉय इनको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि ली एक सेलिब्रिटी है, और अगर ली को कुछ हुआ तो 5 को जेल हो सकती है। और चॉय ऐसा नहीं चाहता कि ली जैसे दरिंदे की वजह से किसी बेकसूर को सजा मिले। पर ली के बॉडीगार्ड्स और चॉय को चकमा देके
तीनों यहाँ से भाग जाते हैं, पर चॉय सबको पहचान चुका था, इसलिए ऑफिसर वैंग की मदद से वो जैसे तैसे सबकी लोकेशन ढूंढ लेता है जहाँ पांचों इकट्ठा होके ली को टॉर्चर करने वाले थे। जहाँ जीसू ली को कहती है कि तुमने मेरी बेटी को कहाँ दफनाया था। पर तभी घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है और नाइट विजन गॉगल पहन के चॉय ली को ले जाने लगता है, पर जीसू को महसूस हो जाता है कि घर में कोई और है जो कि ली को ले जाना चाहता है। और इसी बीच जीसू चॉय की गर्दन पे नाखून मार देती है, पर जैसे तैसे चॉय ली को लेके भाग जाता है। और दूसरे दिन हॉस्पिटल से ली मीडिया वालों को इंटरव्यू देता है कि मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया था, वो बस मेरे हेटर थे, मैं किसी पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, और वैसे भी क्राइम तो मैंने किए थे, उनके फैमिली मेंबर्स को मैंने मारा था, ना कि उन्होंने। अब इसके बाद मीडिया ली और चॉय के बीच एक डिबेट को ऑर्गेनाइज करती है, जिसे देख जीसू समझ जाती है कि ली को चॉय ने बचाया होगा। और गले पे लगे नाखून को देख जीसू को यकीन हो गया था कि ली को किसी और ने नहीं बल्कि चॉय ने बचाया था। चॉय को थप्पड़ मार के जीसू यहाँ से चली जाती है कि तुम ऐसे जानवर को क्यों बचाना चाहते हो। अब इसके बाद दिन आता है डिबेट का, जब टीवी पर लाइव चॉय और ली आमने सामने थे। चॉय और ली उन 10 फीमेल्स की डेड बॉडी को लेके बात कर रहे थे, जिस कारण डिबेट काफ़ी गर्म हो गई थी। इसलिए कॉलर्स का फ़ोन आना शुरू हो जाता है, जहां पहली कॉलर्स ली को थैंक यू कहती है, क्योंकि ली की बुक बेच के कॉलर ने ढेर सारी कमाई कर ली। अब इसके बाद दूसरे कॉलर की कॉल आती है, जो कि खुद को जे के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो ली को कहता है कि ऑफिसर चॉय 100 मीटर 12 सेकंड में भागते हैं। जे ऑफिसर चॉय को लेके ढेर सारी बातें कर रहा था, जिन्हें सुनकर ली उसे कहता है कि तुम तो मिस्टर चॉय के फैन लगते हो। और तभी जे हंसकर ली को कहता है कि मैं चॉय को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, बस यही एक कारण है कि मैं आज तक चॉय के हाथ नहीं लगा। अब जे की ऐसी बातें सुन के पूरे साउथ कोरिया के साथ जीसू गहरी सोच में पड़ जाती है कि ये बंदा कौन था। डिबेट खत्म होते ही चॉय अपने ऑफिसर को पता लगाने को कहता है कि जे ने कहां से फोन किया था। चॉय की टीम उसे कहती है कि ये कॉल आपके घर से की गई थी। घर जाने पर चॉय को जे का दिया हुआ मैसेज मिलता है और घर की दूसरी बिल्डिंग से जे चॉय को देख रहा था। जहां जाने पर चॉय को नाइफ और एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें सीरियल किलर की लास्ट विक्टिम की वीडियो थी, जिसे सीरियल किलर ने आखिरी बार मारा था। और इधर ली को मीडिया वाले घेर लेते हैं, जबकि जीसू के साथ ही टेंशन में थे, क्योंकि सूक ली को मारने गई थी और चारों को यह डर था कि अगर ली असली किलर नहीं निकला तो सूक एक इनोसेंट को मार देगी। और इससे पहले चारों कुछ कर पाते, सूक ली पर एरो से अटैक कर देती है, जिस कारण पुलिस ऑफिसर सूक को अरेस्ट कर लेते हैं। अब ऑफिसर चॉय जे के नाइफ की रिपोर्ट निकालता है, जिससे चॉय को पता चलता है कि इस पे उसी का खून लगा है। उस रात सीरियल किलर ने इसी नाइफ से चॉय पर अटैक किया था। चॉय मीडिया को कहता है कि नाइफ पर मेरा खून है और ये नाइफ मुझे जे ने दिया, जो कि दावा करता है कि असली किलर वो है। लेकिन हमें ली ने भी पूरे प्रूफ दिए हैं कि असली किलर वो है। उसके कंधे पर जो गोली का निशान है वो गोली मेरे पिस्टल से चली थी। चॉय मीडिया को कहता है कि ली ने जितना कुछ बुक में लिखा वो सारा सीरियल किलर जानता था, लेकिन असली कौन है ये अब तक राज है। और इधर ली मीडिया को कहता है कि मेरी तिजोरी से किसी ने नाइफ और वीडियो रिकॉर्डिंग को चोरी कर लिया। असली किलर मैं हूँ। मैं टीवी डिबेट से प्रूव करूँगा कि असली किलर मैं हूँ, और अगर मैं झूठा साबित हुआ तो अपने $21 मिलियन मैं चैरिटी में डोनेट कर दूंगा। ली की इतनी बड़ी स्टेटमेंट से लोगों को ये लगने लगा कि असली किलर ली है, क्योंकि ली का कॉन्फिडेंस जे से ज्यादा था। पर तभी टीवी पे लाइव आके ये सबको कहता है कि मैं ऑफिसर चॉय और उस एक्टर सीरियल किलर के साथ एक डिबेट करना चाहता हूँ। मैं मेरे क्राइम का क्रेडिट किसी को लेने नहीं दूंगा। जे ली और चॉय को डिबेट के लिए चैलेंज करता है, जहां ली और चॉय डिबेट के लिए मान जाते हैं। जाने से पहले जे मीडिया वालों को रिकॉर्डिंग देता है, जिसमें जियोंग नाम की विक्टिम को दफनाने के प्रूफ थे कि मैंने जियोंग को यहाँ पे दफनाया था। अब इसके बाद दिन आता है डिबेट का, जहां जीसू और उसके साथी फिर से प्लान बनाते हैं कि असली किलर का पता चलते ही हम उसे किडनैप करके मार देंगे। ओपी जीसू को एक पेन देता है जिसमें स्नेक्स का जहर था, और किलर में इंजेक्ट होते ही जहर किलर को बेरहमी से मार देगा। अब थोड़ी देर में तीनों
एक दूसरे के आमने सामने थे, जहां पहली बार हम जे को देखते हैं पूरे साउथ कोरिया के सामने। तीनों की लाइव डिबेट चलेगी। जे ने जो रिकॉर्डिंग दी थी कि जियोंग की डेड बॉडी यहाँ मिलेगी, वहाँ पर मीडिया को एक डेड बॉडी दिखती है जिसने वाइट कलर का कोट पहना था। जीसू पहचान जाती है कि ये डेड बॉडी उसी की बेटी की है, क्योंकि जियोंग ने आखिरी बार वाइट कलर का कोट पहना था। अब बात करें जियोंग की, तो जियोंग कोई और नहीं बल्कि जीसू की बेटी थी और चॉय की होने वाली बीवी। चॉय और जियोंग एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, पर जीसू चॉय से नफरत करती थी। वो जियोंग को चॉय से दूर रहने को कहती थी, क्योंकि चॉय के पास ना तो पैसा था और ना ही अच्छी नौकरी, और पुलिस वालों की इतनी सैलरी नहीं होती, और ऊपर से रिस्की काम। बैक टू द प्रेजेंट, जियोंग की डेड बॉडी मिलते ही जे ने साबित कर दिया कि असली किलर वो है, पर ली इससे इत्तेफाक नहीं रखता। चॉय जे को पीटने वाला था, पर ली उसे कहता है कि ऐसी हरकतें मत करो वरना लोग इसे किलर समझेंगे, जबकि किलर मैं हूँ। थोड़ी देर में उसी डेड बॉडी की डीएनए रिपोर्ट आती है, जिससे साबित हो जाता है कि ये डेड बॉडी जियोंग की है। डिबेट का होस्ट ली को कहता है कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, क्या आप अब भी ये कहोगे कि असली किलर आप हो? और तभी ली चॉय को देख के कहता है कि मैं सीरियल किलर नहीं हूँ। ली के मुंह से सच्चाई सुन के जे काफ़ी खुश हो गया था, पर जे की खुशी जल्दी गम में बदलने वाली है, क्योंकि इसके बाद चॉय रिवील करता है कि वो बुक मैंने लिखी थी और ली कोई और नहीं बल्कि ह्यून है। ह्यून जे की पहली विक्टिम का बेटा है, पर होस्ट सबको कहता है कि इसका क्या सबूत है। और तभी डॉक्टर जैंग सबको कहता है कि मैंने और चॉय ने मिलके प्लास्टिक सर्जरी से ह्यून को ली बनाया। मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं। दरअसल उस रात ह्यून बच गया था, पर उसका चेहरा पूरी तरह डैमेज था, इसलिए डॉक्टर जैंग ने उसे प्लास्टिक सर्जरी से ली बनाया। जिसके बाद चॉय और ली ने मिलकर प्लान बनाया कि खुद को मार के क्या मिलेगा, क्यों ना अपने प्लान में सीरियल किलर को फंसाया जाए। ऑफिसर चॉय ने बुक लिखी और ली को जे के क्राइम का क्रेडिट दिया, जिससे जे को जलन होने लगी, जिस कारण जे सबके सामने आया। यानी कि जे को सबके सामने लाना ये सब चॉय और ली का प्लान था। पर जे अब भी हंस रहा था कि स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो चुकी है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। पर तभी चॉय उसे कहता है कि तुमने जियोंग को दिसंबर 1992 में मारा था और आज डेट है दिसंबर 18, 2007, तो इस हिसाब से जियोंग का केस एक्सपायर होने में पूरा एक दिन बचा है। अब ये बोलकर चॉय जे पर गन तान देता है, जहां जे उसे टॉन्ट मार के कहता है कि मैंने उस रात 2 जनों को मारा, जियोंग के पेट में तुम्हारा बच्चा था। ये बोल के जे हंसने लगता है, पर चॉय के मारने से पहले जे यहाँ से भाग जाता है, जहाँ जीसू उसे मारने की कोशिश करती है, पर जीसू को होस्टेज बना के जे यहाँ से भागने ही वाला था कि तभी ली आके जे से फाइट करता है, पर जैसे तैसे ली को जख्मी करके जे यहाँ से भाग जाता है। और थोड़े से एक्शन के बाद चॉय जे को दबोच कर मारने वाला था, पर तभी पुलिस आके जे को अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ पर फिर से जीसू जे को जहर दे के मारने वाली थी, पर चॉय उससे जहर छीन के खुद अपने हाथ से जे को मारता है। आपको इंटरव्यू तो याद है ना, जहाँ चॉय ने टीवी से सीरियल किलर को ये कहा था कि मैं तुझे अपने हाथ से मारूंगा। और फाइनली 20 साल बाद विक्टिम्स को जस्टिस मिली। अब कई साल बीतने के बाद चॉय को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जहां जीसू चॉय को जियोंग की आखिरी निशानी देती है कि अब तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो, तुम्हें गिल्ट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि बाकी फीमेल्स की तरह जे ने जियोंग को क्यों नहीं मारा। वो चाहता तो जियोंग को बाकी फीमेल्स की तरह मार के फेंक सकता था, पर उसे चॉय के साथ चूहे और बिल्ली का खेल खेलना था। वो पूरी जिंदगी चॉय को तड़फाना चाहता था कि पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी वो अपनी होने वाली बीवी को नहीं ढूंढ सका, पर आखिरकार चॉय ने जियोंग को ढूंढ लिया। कहानी के आखिर में हम जान पाते हैं कि आखिरी बार जियोंग चॉय से मिलके गई थी। वो बच्चे के बारे में चॉय को बताने वाली थी, पर चॉय को अपनी ड्यूटी करनी थी, इसलिए चुपचाप जियोंग चली गई। और इसके बाद ही जियोंग को जे ने किडनैप किया था। तो आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।